Okay. So I request all of you to focus on the board. The question is again, analyze the dialectical relationship, okay, between base and superstructure. Means how the base and the superstructure they interact with each other in Marx theory of historical materialism. Means in the different stages of history, how the base and superstructure have followed a dialectical form of relationship between them. Okay, full stop. अब इस रिलेशनशिप से हाउ डज मार्क्स यूजेस हिज आइडिया ऑफ बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, हाउ डज मार्क्स यूजेस हिज आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल रिलेशनशिप, हाउ डज मार्क्स यूजेस हिज आइडिया ऑफ लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स which he has borrowed from Hegel, right? And how he uses that to criticize capitalism, and how he uses that idea to think of a society which is communist in nature. Getting it? Hello, check. Hello, check. Okay, now अब इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर ये समझना है कि दिस इज नॉट अ जीएस आंसर ना, ऑप्शनल का आंसर है। तो ऑप्शनल के आंसर में और जीएस के आंसर से अभी तक के हमारे क्लासेस में एक डिफरेंस हम लोग को पता चला है, वो ये है कोटेशंस एंड द यूजेस ऑफ टेक्निकल टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। ओके, नाउ इस क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग है बहुत सिंपल हो सकता था, जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया है वो स्टार्टिंग, राइट? एंड दैट स्टार्टिंग इज रियली गुड। व्हाट स्टार्टिंग? मार्क्स इन हिज थ्योरी ही गिव्स अ थ्योरी ऑफ बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर बिफोर प्रेजेंटिंग हिज आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। गेटिंग इट? अब बेस और सुपरस्ट्रक्चर के नॉर्मल लाइन आप सबको लिखना था क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के पहले, यू हैव टू राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कहता है बेस और सुपरस्ट्रक्चर के बीच में व्हाट इज द रिलेशनशिप, एनालाइज द डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर इन मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मींस हाउ द बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर हैव इंटीग्रेटेड ओवर प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, socialist system, and how because of this we reach a final system which is known as communist. ठीक है, ये है क्वेश्चन, this is the question. Okay, so first of all the question will require something to be written about the base and superstructure. What is base in the society, right? First of all Marx divides the society into two parts. जब आपने पहले इंट्रोडक्शन जब लिख दिया, I will give you a model answer in the evening. Okay, don't worry. ठीक, आप सबने अच्छा शुरुआत किया है, right? Don't worry. First of all the question is obvious. ये आना था एग्जाम में, आना था कि नहीं, right? ये आना था, obvious है। अब आना था, obvious है, तो जहाँ थोड़ा सा हम लंबा बना के दे दिया है तो आप लोग उसको सोचने लगे, वो कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। सेम टॉपिक से उठा के क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स। And obviously whenever you will write a short note on historical materialism, obviously you will write about base and superstructure. Yes or no? Because historical materialism को समझने के लिए बेस समझना पड़ेगा ना। मार्क्स के लिए बेस आइडिया नहीं है, राइट? मार्क्स के लिए बेस मटेरियल है, और मार्क्स कहता है कि सोसाइटी दो भागों में डिवाइडेड है, वन इज बेस एंड द अदर इज द सुपरस्ट्रक्चर्स। नाउ दिस सुपरस्ट्रक्चर आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस। ये सब लाइन लिखना पड़ेगा उसमें, बेस क्या है मार्क्स का। अब उसके बाद इसी लाइन में, जैसे ये लाइन आप लिखते हैं तो लास्ट के क्रिटिसिज्म में आपको कार्ल पॉपर को लाना पड़ेगा, who says that Marx because of his base theory, right, he based everything on economic or material things. As a result, Marx theory is a determinist theory, है ना? अब ये आपको लिखना, एनालाइज करना है सबसे पहले, क्रिटिसिज्म तो बाद में आता है। अब एनालिसिस में सबसे पहले साइड में आपको बेस और सुपरस्ट्रक्चर का एक डायग्राम खोज रहा था आपसे, और डायग्राम खोजने के बाद आपको बगल में बेस क्या क्या है मार्क्स की थ्योरी, और मार्क्स इस रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप में मार्क्स क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बेस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, राइट? एंड दिस सुपरस्ट्रक्चर समटाइम व्हेन दे गेट टू हेवी, राइट, when they become larger than the base, so obviously they also impact the base, right? Understand? When this superstructure, right, they become real heavy structures अगर ये बन जाएंगे, so they will also impact the base. हीगल क्या बोल रहा है, जैसे आइडिया है, मार्क्स के लिए आइडिया सुपर स्ट्रक्चर है और हीगल के लिए आइडिया बेस है, यस और नो?
तो मार्क्स कह रहा है कि सबसे पहला बेस होता है इकोनॉमी और सेकेंडली बात आता है आइडियाज का। फॉर मार्क्स आइडिया इज सेकेंडरी, सो आइडिया इज व्हाट सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्स थ्योरी, राइट। फॉर हीगल ऐसे बेस और सुपर स्ट्रक्चर का थ्योरी नहीं दिया है, बट हीगल कहते हैं आइडियाज का डायलेक्ट्रिकल मूवमेंट है। हिस्ट्री इज अ डायलेक्ट्रिकल मूवमेंट ऑफ आइडियाज। For Marx, history is a dialectical movement of material things. So when material things they try to interact with the superstructures, history forms. हिस्ट्री होता है। तो 10 लाइन के आसपास, 7-8 लाइन के आसपास आपको एक नॉर्मल रिलेशनशिप बोलना है कि एक दूसरे का ये इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वाला रिलेशनशिप है आपस में। क्लियर है? बस गप देना था इसमें और कुछ नहीं करना था। बेस और सुपरस्ट्रक्चर 2 लाइन बनाना थे, 50 वर्ड इसमें हो जाते हैं आराम से। उसके बाद आपको लिखना है मार्क्स देन यूजेस द लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स टू फर्दर मेक हिज केस फॉर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। एंड सिंपली बगल में एक और कॉलम आपको बनाना है मार्क्स का, क्या? प्रिमिटिव स्टेज, यूनिटी ऑफ अपोजिट बनाना है उसमें। जैसे आपने कॉलम बनाया यूनिटी ऑफ अपोजिट एज पर मार्क्स, उसमें आपको लिखते सबसे पहले स्लेवरी सिस्टम, फ्यूडल स्टेट, कैपिटलिस्ट सिस्टम, राइट, सोशलिस्ट सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टम। उसमें लिखते हैं यूनिटी ऑफ अपोजिट मींस व्हाट इज ट्रू हियर, व्हाट इज अपोजिट हियर। क्या है? एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटर्स। अपोजिट क्या है? एक्सप्लॉइटेड। ठीक है? फ्यूडल सिस्टम में फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, इसका अपोजिट सर्फ। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बुर्जुआस, प्रोलेटेरिएट्स, राइट। यही तो लिखना था इसमें, और कुछ लिखना नहीं था। उसमें बताना है कैसे बेस और सुपरस्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। देयर इज अ डिफरेंस and because the base changes, the entire superstructure collapses and a new superstructure is formed, right? In every stage Marx uses the same thing. Why then? उसके बाद आता है कि इस चीज को पढ़ते हुए, right, reading and understanding and observing Marx critical Marx historical materialism, following points can be observed as his theory of capitalism. और इसी में मार्क्स क्या बोलता है कि कैपिटलिस्ट क्लास हर सोसाइटी में क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है पूरे, राइट। उसमें आपको मार्क्स का, उसमें आप थ्योरी ऑफ एलिगेशन एक लाइन लिख देते, एक ही क्वेश्चन आएगा मार्क्स से। मार्क्स के बारे में जो पढ़े हैं एटलीस्ट अपना नॉलेज तो शो ऑफ करेंगे ना। मार्क्स इन हिज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म ही सेज दैट कैपिटलिस्ट ऑलवेज लुक फॉर सरप्लस वैल्यू, सरप्लस प्रॉफिट। इन ऑर्डर फॉर दिस सरप्लस प्रॉफिट he pushes the worker into alienation, right? So these all things Marx tries to explain. Marx says that there will be a revolution by the proletariat in the socialist society. These are all what critiques of Marx about his capitalist का critique है मार्क्स के बारे में। और मार्क्स बोलते हैं कि लास्ट में obviously it will lead to a communist society where communist society will be just like the prehistoric society, right? Which will be primitive communism will be there. A stateless society will be there. These things we come to know. Why? Because of this Marx dialectical relationship. The question यूपीएससी में अभी तक नहीं पूछा गया है, डायलेक्टिकल मटेरियल के ऊपर नोट लिखी। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने के लिए, राइट। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन कोई ठीक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे मेन पिलर है। यहाँ से मार्क्स अपना कहानी और जस्टिफिकेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। Yes or no? Go home, write this answer again. Fine. Then I'll again give you a model answer quickly. मतलब पूरा हम लिख के नहीं देगा. I just myself write it in my handwriting. ऊपर का main points and you further explain that. Okay? Introduction आप सबने अच्छा खासा लिखा है, right? इसमें चिंता का बात नहीं. Question बहुत डायरेक्ट आएगा इसमें. बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा टफ होगा। पढ़े तो आपने एक ही चीज है हिस्टोरिकल मटेरियल के बारे में, वही चीज को लिख देना था पूरा। मतलब बेसिकली दिस क्वेश्चन वाज डिमांडिंग योर कंसाइज नॉलेज अबाउट कार्ल मार्क्स। और लास्ट में अगर मन करे थोड़ा सा तो आपको इसमें रेलेवेंस लिखना है कि प्रेजेंट टाइम में मार्क्स इज आल्सो रेलेवेंट, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे मार्क्सिज्म में पढ़े नहीं है। हां, once we read it try to understand the question only will be asked once. कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आता है तो जितना भी हमने पढ़ाई किए हैं, है ना, लास्ट का कंक्लूजन, यूनिवर्सल क्रिटिक ऑफ कार्ल मार्क्स, यूनिवर्सल अप्रेजल ऑफ कार्ल मार्क्स, वो आपको सिनॉप्सिस में आएगी, वो सब चीज अपने दिमाग में होना है। दो पॉइंट, राइट, क्योंकि बहुत डोमिनेंट आइडियोलॉजी है भाई कार्ल मार्क्स। नेवर एवर फॉरगेट दिस। ये इसमें ज्यादा चीजें, लिबरलिज्म में आंसर लिखना इज इजी बिकॉज़ दैट इज नॉट मच, हम लोग लिख सकते हैं। कार्ल मार्क्स में आंसर लिखने में थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ज्यादा है, आपको लगेगा कि एक ही चीज रिपीट हो रहा है। But liberalism and Karl Marx both are diametrically they are opposite. Fine. तो इसीलिए ये देखिए अलग-अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट का अलग-अलग क्वालिटीज हैं।
पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट टफ है, और टफ होने का एक अपना मजा है उसमें। क्यों? क्योंकि हर चीज एक दूसरे से अलग है, यूनिक है, एवरी डे समथिंग न्यू विल कम अप, राइट? सिलेबस इज टफ, सिलेबस इज comprehensive, but the best feature of a syllabus which is lengthy is that everything something new will come up. इसका मजा अलग आता है पढ़ने में। और जो सिलेबस छोटा होता है ऑप्शनल में, उसका एक अलग चैलेंज होता है दोस्तों। आपको हर कुछ बराबर सेम 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 टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम लगेगा, राइट? यू डू इन सोशियोलॉजी, यू विल फाइंड दैट द सिलेबस इज सेम टू सेम सेम टू सेम। एक ही पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, नया नहीं पढ़ रहा है। इसमें लुक एट द वैरायटी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, right? Sometime you are reading about liberalism, again diametrically opposite thing you are reading in Marxism. This is only one aim, इतना internal differences है। Once you go to the international relation part, again उसमें कुछ भी same नहीं लगेगा, ठीक है? तो everything will make sense, but provided थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई करें। जब आपके लिए हम मर के जब सिनॉप्सिस बना सकता है वीकडे में ही, हाँ, तो आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको? सिनॉप्सिस का एक टाइम होगा दोस्तों। सिनॉप्सिस हमेशा फ्राइडे को रात में 11 बजे के आसपास ही आएगा, बिकॉज आई नीड ऑल्सो 3 आवर्स ना टू मेक दैट। 3 आवर लगेगा ना बनाने में भाई, हमको भी तो हफ्ता भर हम क्या पढ़ाया है, इट विल टेक टाइम, अदर थिंग्स आल्सो आर देयर। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट ऑन एवरी फ्राइडे सिनॉप्सिस विल कम एट अराउंड 11 PM इन द नाइट। तो आइदर यू रीड इट टुमारो मॉर्निंग बिफोर कमिंग टू द क्लास, मस्ट है सिनॉप्सिस पढ़ना। सिनॉप्सिस ही तो मेन है ना, आपके पास वो रहेगा सिनॉप्सिस 12 वीक का 12 synopsis that will be there with you. That is how you have to make and arrange your notes. Is it clear? Now let us come to the current affair classes for today. Now please open the PPT in your WhatsApp group that I have shared in the morning. Everyone, please. हाँ, जो इसमें आप कर सकते हैं कीजिए, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं, बस ऑप्शनल के आंसर में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को ज़्यादा यूज करना है, गाउनिया टर्म यूज करना है, और दूसरा कि क्रिटिसिज्म लिखना है, ज़्यादा कोशिश करना है। किसी ने भी कार्ल पॉपर के बारे में अभी तक हम जितना घूमे किसी ने लिखा नहीं, मे बी आपको शुरू में नहीं जरूरत है लिखने का, बट एटलीस्ट हीगल का कुछ लिखना था इसमें, है ना? हीगल से वो बोरो किए हैं, राइट? ये सब चीज लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स अंडरलाइन करना है थोड़ा, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ये इट विल कम, डोंट वरी। पॉइंट इज कि पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अप्रैल का महीना मेहनत कर लीजिए, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज समथिंग न्यू एवरी डे। गेटिंग इट? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important USP of this particular paper, Political Science International. Always you learn something new. Always. Every class is a new class. Next. Please open this current affairs. See, not much news I could collect related to our subject because election season hai. So more or less every other news is related to ED, CBI or elections, right? But nevertheless, I have also come up with certain important events which has happened from January, February, which has happened from January, right? In the month of January, February and March also, है ना? तो जब news कम था तो मैंने वहाँ से भी कुछ news आपके लिए लेकर आया। I will give you some short crisp details in the class, okay? So, but first of all, let us read the first news. First news is सुप्रीम कोर्ट जजेस का एक कन्वेंशन हुआ, हाँ, स्पीच, उन लोग का एक स्पीच चला, उसमें वो लोग लेक्चर कहीं दे रहे थे, तो जस्टिस नागरत्ना आई, उन्होंने कुछ बातें बोली ओवरऑल, हर जो चीजें इंडिया में अभी चल रही हैं उनके बारे में जस्टिस नागरत्ना सेड समथिंग, राइट? सो व्हाट शी सेड, इट इज ऑफ रेलेवेंस एंड सम पॉइंट्स वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर her speech. Whatever Supreme Court का judges say, 99% cases में those news are relevant for our GS2 as well as for our optional paper, right? Some quotations we have to write in our notes. So if you read, observing that there is a recent trend of governors getting involved in litigation for not giving assent to bills sent for approval by the state government, Supreme Court Judge B.V. Nagaratna said that they should act in accordance with the Constitution. Further, she says this is not a healthy trend under the Constitution to bring what the governor does before the Constitutional Court for consideration. Though it is called a gubernatorial post, it is a serious constitutional post, and governors must act as per the Constitution. So this kind of litigation reduces. Now see why this news is why she has to say this particular thing. See, we all know that governor का office
is a very political office, right? Although it is a constitutional office, but the way in which the office of the governor is used, that has always created problems in the country, always, right? Now you all know hope about the governor little bit. So governor is elected, appointed, appointed. Why not elected? Governor will appoint that the power sharing between the CM and governor it will become conflict. If the governor is appointed, if the governor is elected, so who will elect the governor? अगर मान लीजिए गवर्नर इलेक्ट होते ना, तो who would have elected the governor? Governor, according to you? Who will electing the governor? हाँ, अगर गवर्नर इलेक्ट होता है इंडिया में, या पोस्ट होता अगर गवर्नर के इलेक्शन का, तो कौन इलेक्ट करता है गवर्नर? स्टेट एमएलएस, एमएलएस। अगर एमएलएस अपॉइंट करते तो गवर्नर सीनियर हो गया या एमएलए सीनियर हो गया? सोच के देखिए। और एमएलए में जो पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा एमएलएस है, जिस पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन पावर, उनके हिसाब से गवर्नर आ जाएगा, तो फिर क्या फायदा? उनके हिसाब का तो सीएम ऑलरेडी इज देयर। आर यू गेटिंग इट? So there was no point having a elected governor, right? Governor is appointed post. We are not concerned with that. Why she has said this? She has said this because in Tamil Nadu, in Kerala, in West Bengal, what happens? The state legislative assembly, right, is sending the bill to the governor. Now when the bill is going to the governor, governor has some veto powers, right? What veto powers? Either the governor can give assent. The moment governor gives assent, the bill will be passed, right? So bill is passed, no problem with this. Secondly, the governor can इतना aggressive नहीं। Yes. Second option is the governor can send it for reconsideration, right? So governor वापस भेज देंगे to reconsider it. Now, reconsider होने का बाद अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को चेंज कर दिया, right? He changes. The state legislative assembly did the necessary changes. Then is the governor. What will the governor do? Is he bound to sign? Is he bound to give his assent? No. CM was in that I think he knows that. न्यूज़ पढ़े, गवर्नर आया, तुरंत लक्ष्मीकांत या पॉलिटी का नोट्स खोलना है और ये कंसेप्ट को क्लियर करना है। बात समझ रहे हैं? अब उसमें एक और टॉपिक, एक और उसमें वो वर्ड है गुबरनेटोरियल, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुबरनेटोरियल? हाँ, गुबरनेटोरियल, व्हाट इज द मीनिंग? यू हैव टू नो। गूगल, यही तो पेपर पढ़ना है ना, पेपर पढ़ के ग्लॉसरी डेवलप करना है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, being a student of this particular preparation, if something is coming in the newspaper, what will make the difference between you and the normal people who are reading the news, right? So gubernatorial का meaning means, अच्छा, what is the meaning of gubernatorial? Google कीजिए, इतना टाइम लग रहा है और उसमें ही फीचर होता है सबके टैबलेट पर, थोड़ा देर उसको सेलेक्ट करिएगा तो उसके बाद बता देगा बगल में खोल के what does the meaning of gubernatorial is। हम भी तो ऐसे ही सीखा है ना, ऐसा थोड़ी कि हम बचपन से ही डिक्शनरी लेके ही पैदा हुआ था, राइट? वी ऑल लर्न लाइक दिस ओनली। व्हाट इज द मीनिंग? रिलेटेड टू द गवर्नर। नया वर्ड मिल गया, राइट? ये सब वर्ड बाकी ऑप्शन वालों को नहीं पता चल पाएगा। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड द न्यूज़पेपर्स, राइट? नाउ गुबरनेटोरियल, नाउ माय फ्रेंड, सी, व्हेन द बिल इज सेंट बैक टू द गवर्नर or when the bill is sent back to the president, both are same. So in this case they are again not bound to give their assent, right? What they can do, the governor can either send it to the president, but generally what is the convention wise, the governor will do nothing. If the governor wants, that he will do nothing, okay?
Either he can do nothing, which is known as pocket veto, or he can simply give his assent. Once he gives his assent, the bill is passed. Third option with the governor refers to president. What is the other option? Can the government deny? Can the governor deny that I will not sign? Can the president, if the parliament has sent a bill or ordinary bill to the president, right? Can the president deny? Yes, I think if that bill is something related to any contradictory. Contradictory क्या होता है? गवर्नर क्या रिजेक्ट कर सकता है बिल? देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बहुत बेसिक, and you are going to bang your head. You are going to be a head banger very soon. Tell me, can a governor reject a bill? But it will depend on the bill, sir. फिर वही बात. सर अगर मनी बिल होगा तो मनी बिल होगा तो अरे भाई, what do you mean by absolute veto? वही तो पूछ रहे हैं. He can reject the bill like anything. Getting it? It is known as absolute veto. The president can reject the bill like anything. It is known as absolute veto. चार ऑप्शन है ना. Either you can send it back, or you can do nothing, or you cannot give your assent, or you can send it to the president. इन स्टेट से गवर्नर लोग क्या कर रहे हैं? They are absolutely rejecting the bills. They are saying that I will not sign the bill. Why? Because this bill is problematic. Now, if they are not signing the bill, the state government is unable to pass something. Fine? Unable to pass something. When the state government is unable to pass something, they are going to the court. Now, if the state government wants to file a case against the governor, right? Or if they want to bring something to the court against the governor, which court that they can directly go? High Court or Supreme Court? State wants to complain against the governor. Which court can they directly go? Supreme Court. Why? Huh? Under which jurisdiction they can go directly to the Supreme Court or High Court, whatever you say. Original jurisdiction, right? State versus center. And governor is the appointee of the center. So it is a dispute between state and center. अब स्टेट एंड सेंटर के मामले में ही पहले सुप्रीम कोर्ट में केस जाता ही नहीं, राइट? बिकॉज वन पार्टी डोमिनेंस वाज देयर इन द कांग्रेस टाइम. Rarely this dispute used to go. Now this dispute has again started coming because of some manmana things which the governors are doing, right? So this has increased the pendency of cases in the Supreme Court. और उसी बेसिस पे चीफ जो वहाँ की जस्टिस हैं, she is saying that, see read it again, she is saying that this is not a healthy trend under the constitution to bring what the governor does before the constitutional courts, right? Because judiciary का काम ये नहीं है ना कि गवर्नर को बताना. जुडिशरी का काम है गवर्नर के द्वारा लिए गए एक्ट को इंटरप्रेट करना. पर अब गवर्नर अगर कोई एक्ट डिसीजन लेगा ही नहीं तो उस समय जुडिशरी कैन नॉट फोर्स द गवर्नर ना दैट यू हैव टू टेक इट, बिकॉज़ गवर्नर का तो क्या है, वो विल है, वीटो है. और गवर्नर दे चाहे ना दे, दैट इज अ सेपरेट मैटर ना. बट दोस मैटर्स आर कमिंग टू द जुडिशरी. जुडिशरी सेज दीस आर वेरी अनयूजुअल थिंग्स व्हिच वी आर सीइंग. एक दो कभी कभार मैटर आता था पास में, राइट? बट ये हर स्टेट से मैटर आ रहा है कोर्ट के सामने, तो जुडिशरी का काम ये नहीं है. व्हाई दिस मैटर्स आर कमिंग? At least this topic is a current affair topic now again. It becomes important for our GS2, right? Maybe in the examination, 100% chances are there. Maybe in this prelims exam also, 100% chances there that a question will be asked on the veto powers of the governor, right? In the upcoming prelims, which you are going to see in June. 100% it means they will ask you a question about the veto power of the president or the governor. Optional में एक question बार-बार आता है. Right? Discretionary powers of the president and discretionary powers of the governor.
Okay, what lines are important here? Read the next paragraph. See, उसमें बोल रही हैं, it is quite embarrassing for governors to be told to do or not to do a thing. The time has come where they would be now told, I suppose, to do their duties as per the constitution. See, observe. Now this is judges का personal opinion. Okay, just see what all things they are going through, what all important debate is there, which is the Indian political system. उसके पढ़िए. Justice, next column. Justice Nagaratna's second paragraph. Next column. Justice Nagaratna's observation come against the backdrop of the Supreme Court expressing concerns over the act of Tamil Nadu, Kerala, Telangana, and Punjab. The former governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundarajan, was also accused by the previous government of refusing to approve and sign on several bills sent by the government. I will not sign, right? I will not sign means you are using your power of absolute veto, right? You are denying to sign it. You are rejecting this particular claims. Clear है? Now, उसके बाद next, Justice Nagaratna, who gave a dissenting opinion on demonetization in a judgment, also spoke about how she was moved by the plight of people due to the move. Now dissenting judgment means जैसे 5 जज बेंचेस है, राइट? तो उसमें से 4 जज लोग एक तरह का बात कर रहे हैं जजमेंट में कि आई सपोर्ट दिस पर्टिकुलर जजमेंट एंड द वन जज हु गिव्स अनदर टाइप ऑफ जजमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंटिंग जज. तो डिमोनेटाइजेशन पे शी वाज वन जज हु क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट, राइट? जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट होगा. तो ये देश के बारे में बता रहा है कि जजेस आर रियली नॉट दैट मच पॉलिटिकल व्हिच वी ऑल थिंक. Right? Judges and the judiciary, there is a very sacred institution which is there to protect our constitution. Okay? Just for this common sense, these kind of news, first page ka news hai, okay? So you do not miss these kind of news. Just see what is going on in the judges' mind, what the judges think about the country, because they are dealing with some very very important constitutional cases. उनका भी एक point of view होना है judiciary का. उसके बाद नीचे का paragraph पढ़िए, second column का. Speaking about cases of medical termination of pregnancy, Justice Nagaratna said that the Supreme Court opinion vacillated on reproductive right. Now, vacillated means what? Google it, everyone. This is how your glossary will improve, na? What is the meaning of vacillated? Flexible thinking. Right? Or which is not fixed, who is continuously changing the ideas. Okay? Now read it again. Speaking about the case of medical termination of pregnancy, Justice Nagaratna said that Supreme Court opinion keeps on changing on reproductive rights. Getting it? अब vacillated एक नया word आ गया, तो क्यों नहीं इसको सीख लें? यही तो सीखने का उम्र है ना, कब सीखेंगे अपने तो, राइट? इट कीप्स ऑन वैसिलेटिंग मींस हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि मार्क्स आइडिया कीप्स ऑन वैसिलेटिंग ऑन द हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. एक बार वो बोल रहा है रेवोल्यूशन, अगली बार वो बोल रहा है इवोल्यूशन, राइट? ही इज चेंजिंग हिज आइडियाज एंड पीपल कीप वैसिलेट्स द अदर पॉलिटिकल थिंकर्स एज पर देयर ओन नीड्स. फाइन. ये वर्ड मिल गया हमको सीखने के लिए, यूज करने के लिए, सोचना है कहाँ यूज कर सकते हैं. तो लाइफ में 2-3 बार इस वर्ड को बोलेंगे तो दिमाग में घुस जाएगा. हाँ, वैसिलेटेड नया वर्ड हम लोग आज सीखे. हाँ, नेक्स्ट. उसके बाद तो इंडिया एक नया टॉपिक मिल गया जजेस के दिमाग में. क्या टॉपिक मिला वो? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो दिस इज वन टॉपिक व्हिच बिकम्स इंपॉर्टेंट. नाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किससे रिलेटेड है? किस टॉपिक से रिलेटेड है? हमारे पूरे सिलेबस में यूपीएससी के किस टॉपिक से रिलेटेड है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. वुमेन आपको पता है? पेपर बताइए. GS1 में है, सोसाइटी GS2 में है कि नहीं है? वुमेन. अच्छा, और GS2 में कहां पे है? GS2 is polity, na? Is this topic important for polity? Yes. Where? Yes. Article 21 my friend. Right to life. What is right to life? जो बच्चा अभी है,
राइट? जो पेट में जो बच्चा है अभी, जो लाइफ इज द लाइफ व्हिच इज देयर, कैन द मदर टेक अवे द लाइफ ऑफ दैट किड व्हिच इज अनबॉर्न? उसका राइट टू लाइफ है कि नहीं है? हमारे यस नो से नहीं होगा। हमको जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है इस पे और जुडिशरी का क्या ओपिनियन है इस पे, बिकॉज उसमें भी तो लाइफ है ना। उससे बिना पूछे कैसे उसका लाइफ हम छीन सकते हैं? एवरी पर्सन हैज राइट टू लाइफ ना इन इंडिया, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पॉलिटी आल्सो। आर यू गेटिंग इट? Is it in GS3? Not much. जबरदस्ती चलिए ठीक है। GS4 100% यस पॉसिबिलिटी है GS4 में आने का, क्योंकि इथिकल बात हो गया ना कि कैसे जो कोक में है उसको आप कैसे बिना उससे पूछे मार दीजिएगा, या मारना चाहिए कि नहीं, उसको राइट टू लाइफ है कि नहीं है, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब जब GS2 में है तो बाय डिफॉल्ट हमारे पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, should it be allowed or not? जैसे इंडिया में बहुत सारे there are rape victims, right? What about them? Should they be allowed to terminate their pregnancy or not? अब पॉलिटिकल साइंस में आ गए तो पॉलिटिकल साइंस का मतलब साइंस मतलब कंपैरिजन, राइट? सो क्या इंडिया के आसपास जो इंडिया जिससे कंपेयर करता है, जैसे इंडिया चाइना से कंपेयर करता है ना, अमेरिका से अपने आप को कंपेयर करता है, यूरोप से कंपेयर करता है, तो यूरोप में, चाइना में, अमेरिका में, साउथ एशिया में क्या किसी कंट्री में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है? अलाउ किया गया है? और इंडिया में क्या अलाउड है मेडिकल टर्मिनेशन? पार्लियामेंट का कौन सा लॉ है, या फिर उसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट पर्सनल लिबर्टी। अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म। If medical termination of pregnancy is allowed, if you can terminate your pregnancy in India legally, modern, why? आप क्लासिकल बोले, why? Because it's individual right. पहले रुकिए और सोचिए कि आप जो बोल रहे हैं आपका जुबान और आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है कि नहीं। आप बोल रहे हैं इंडिविजुअल राइट, किसका इंडिविजुअल राइट? Okay, very good. He said that woman must decide, right? अच्छा, तो अगर अलाउ कर देंगे तो बिना माँ से पूछे थोड़ी टर्मिनेट, दवाई तो माँ को ही खाना है, getting it? सर्जरी तो नहीं को कराना है, तो बिना उनसे पूछे थोड़ी टर्मिनेशन होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि शुड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर इंडिया में अलाउ हो गया, yes you can do that. So how do you think it is classical liberalism? Because वुमेन लिबर्टी को फायदा मिला, ओके ये बोलना चाह रहे हैं आप? अच्छा, अब बाकी लोग बोल रहे हैं मॉडर्न लिबरलिज्म। आपके लिए दिस लॉ इज ओनली फोकसिंग ऑन वुमेन एज अ होल, बट बाकी लोग बोल रहे हैं मॉडर्न लिबरलिज्म ना, तो उनके लिए क्या सोच के आप ये मॉडर्न लिबरलिज्म बोल रहे हैं बाकी लोग? व्हाई डू यू जस्टिफाई, हाउ डू यू जस्टिफाई द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? The state is okay. So चाइल्ड का तो आर्टिकल 21 ले गया हम लोग, जो अनबॉर्न बेबी है राइट, उसका तो 21 हम लोग खा गए, तो उसका 21 खा गए क्यों? मदर को देने के चक्कर में, या फिर सोसाइटी का भी एक बड़ा बेनिफिट होगा उससे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से। यस, द चाइल्ड वुड नॉट फेस अब्यूज, राइट? मे बी रेप विक्टिम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, या द मदर इज नॉट रेडी टू हैव द चाइल्ड, शी इज फाइनेंशियली नॉट रेडी, शी इज साइकोलॉजिकली नॉट रेडी। साइकोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना इसमें, लिबर्टी की बात है, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्कूल यू फॉलो, बट मोस्टली जो गवर्नमेंट अगर अलाउ कर देगा राइट, तो वहां पे दो चीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वुमेन्स राइट एज वेल एज द सोसाइटल राइट, व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी। तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट काइंड ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म हम इसको, मेरे पॉलिटिकल थिंकिंग के हिसाब से दिस वुड बी क्लोजर टू मॉडर्न लिबरलिज्म, राइट? दिस इज एन आइडिया ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को इसको जोड़ना है किससे? थ्योरी से भी, भले ये आएगा किसमें, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, बट दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन पेपर 1A आल्सो, ठीक है? पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन होगा ये, ठीक है ना? तो एक टॉपिक देश में क्या चल रहा है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फिर पढ़िए। उसके बाद स्पीकिंग अबाउट द केस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नागरत्ना said that the Supreme Court opinion vacillated on reproductive rights.
there was a debate, ध्यान से पढ़िए, there was a debate with regard to pro-life and pro-choice. Pro-life, pro-choice. I would not like to speak much about it, but I will only say that we should not polarize the debate like this. Ultimately, it depends upon the facts of the case. Why has a lady come to the court? क्या बात है? Beyond the time. See, 24 weeks तक, right? Medical termination of pregnancy, you can yourself do it. But beyond 24 weeks, 24 weeks means 4 months. 4 months का प्रेगनेंसी के बाद अगर आप चाहते हैं टर्मिनेट कराना किसी भी वजह से, ये कह रही हैं कि ऑन केस टू केस बेसिस सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड कि व्हाट सर्कमस्टांसेस हैज फोर्स्ड दिस लेडी टू कम टू द कोर्ट बियॉन्ड 4 वीक्स, वेदर दोस सर्कमस्टांसेस आर प्रोपोर्शनल टू बी अलाउड और नॉट, है ना? उसका ज्यादा गुड किसका होगा उस काम को करने में, ठीक है? समझना है, प्रो लाइफ प्रो चॉइस, नया वर्ड मिला ना, राइट? इन दिस डिबेट वी गॉट अ न्यू वर्ड. उसके बाद रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज वो भी थे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस, ये लोग भी थे. They also spoke. Justice Bhatt said that Supreme Court uphold the abrogation of 370 did not address a key issue concerning federalism. वही टॉपिक आ गया 370, आपको तुरंत याद करना है क्या देश में क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है ये कि 370 का जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट, फाइन. आप खुद के दिमाग में से बात याद कराना है कि why he is saying so, right? Why he is saying so? So 370 में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट, बट 370 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को क्या बोल रहे हैं कि ऑन द क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट से एनीथिंग ना. तो वाज एनी फेडरल प्रिंसिपल डिसोबेड, हाउ एंड व्हाई, ये जैसे जानना है ना, तो हम आपको सैटरडे को तो बता रहे हैं ये काम. तो रिच और आपको मेन कोशिश करना है नॉलेज से ज्यादा समझना कि how you have to read the newspapers, because I will not be here after June ना, कोर्स जब तक है जून 1 जुलाई तक ही, तो हम आपका साथ आपको मदद कर सकेगा ना. तो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, how you have to read the newspaper, right? now see, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेसिडेंट रूल इज लगा हुआ इन कश्मीर. when president rule is there in Kashmir, how can we use article number 3? now article 3 of the Indian constitution says that Parliament may by law, right, create a new state, abolish the boundaries, right, adjust the boundaries, and it may create a new state. This is article number 3. So without, मतलब article 3 को यूज हुआ जम्मू कश्मीर में, but article 3 प्रेसिडेंट रूल के समय में यूज हुआ, right? This is one violation of federal principle. Federal principle is power is shared, right? State government is also asked, but state government तो है ही नहीं कश्मीर में. तो प्रेसिडेंट रूल लगा के आप इंडिया में क्या कोई नया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट को यूटी बना सकते हैं? दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच सुप्रीम कोर्ट सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू आंसर, एंड सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. बहुत इंपैरेसिंग बात है. सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इट इज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्लाउटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट वाज एलिज्ड. एंड यस, आर्टिकल 3 का यूज कभी भी पास्ट में स्टेट को यूटी बनाने का काम में नहीं आया है. Article 3 has been used to create one state from another state. बिहार से काट के झारखंड बनाया गया, तो बिहार के एरियाज को, बाउंड्रीज को कट करने के लिए पार्लियामेंट यूजेस आर्टिकल 3. पर पहली बार ऐसा हुआ जब किसी स्टेट को यूटी बना दिया गया आर्टिकल 3 का यूज करके. दिस क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट आंसर, और वही रविंद्र राज भट्ट कह रहे हैं. और एक फिर से did not address a key issue concerning federalism. He made the remarks while speaking about the key judgment by the top court in other times. The other important judgment which has long-term implication is the one on abrogation of 370. The Supreme Court spoke in unison through a 3 judgment, but left unanswered an important issue on federalism. He said, right? उसके लास्ट पैराग्राफ देखिए कितना सुंदर है. लास्ट पैराग्राफ से ही आपको कॉपी में कुछ लिखना है, ठीक? हमेशा लास्ट पैराग्राफ यूज करें. नोटेड कॉमा के अंदर अगर है ना, तो समझिए कि कुछ अच्छा लाइन इंग्लिश में मिलेगा. This trend of examining and revisiting our norms, which were long held to be clearly held values, is not necessarily disheartening, but it is to be seen as the court probing and considering the changes which are necessary to be made. Read it again. The trend, कोर्ट कह रहा है खुद को, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद को बैक कर रहे हैं, कह रहे हैं
This trend of examining and revisiting our norms, which were long held to be as values, is not necessarily disheartening, but it is to be seen as a core province. What he is saying, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जो बहुत समय से जो नॉर्म्स है इंडिया के सिस्टम में, इंडिया के सोशल सिस्टम में, राइट, नॉर्म्स विच आर देयर फॉर लॉन्ग मींस ओल्ड नॉर्म्स जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, उन नॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यूज, राइट। तो वो कह रहे हैं उसमें कि ओल्ड नॉर्म्स होते होते हमारे सिस्टम का वैल्यू बन गया है। अब उन वैल्यूज को अगर सुप्रीम कोर्ट प्रूव कर रहा है, चेक कर रहा है, तो उसमें कोई खराब बात नहीं है, राइट। सम नेसेसरी चेंजेस मे हैव टू बी मेड। एग्जांपल, देयर इज अ टेंपल इशू नोन एज सबरीमाला टेंपल इशू, राइट, वेयर वुमेन who are of the menstruation age, right, they are not allowed to enter that particular temple. Clear? Muslims में भी एक दो प्रैक्टिस ऐसी हैं which is again उनके रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, but again it comes in the right of article 19 freedom. So some women are not allowed to enter into this temple, right? So उनका article 19 is violated, उनका article 14 is violated, उनका article 25 is violated, right? तो सुप्रीम कोर्ट अब टेंपल इशू के बारे में कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट हैज सेड समथिंग। व्हेन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड समथिंग, पीपल आर अनहैप्पी। व्हाई? बिकॉज़ टेंपल तो पर्सनल बिलीफ है। अब टेंपल के बारे में सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा कैसे हो गया, गॉड से बड़ा, कि गॉड का क्या नियम कानून है सुप्रीम कोर्ट बताने लगे। तो पीपल डू नॉट लाइक दिस। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इफ आई एम चेकिंग, इवैल्यूएटिंग द ओल्ड नॉर्म्स, जो आज के डेट में वैल्यूज बन गए हैं, है ना, if I am evaluating the old norms which are today values, it does not mean that I am doing anything wrong. It is necessary that these values, these norms should be made contemporary. इनको present time के साथ relevant बनाने के लिए I need to give my opinion on this. Okay, this is what they say. Last line was देखिए, to make the constitution responsive, efficient and relevant. लिख लीजिए इस लाइन में, अपना कॉपी में लिखिए एक लाइन, टेकअवेज फ्रॉम दिस। इसमें लिखिए, the trend of examining, कॉपी में लिखिए, the trend of examining the trend of examining the age-old values and norms, the age-old values and norms by the court must be seen as looking for the higher truth, must be seen as looking for the higher truth which Hegel suggested in his negation of negation, so that the constitution becomes responsive, efficient and relevant in the 21st century. ठीक है? Getting it? You read and you try to link whatever we have read. Now this news might again come up after 3 weeks. So again we will learn something new, right? So again we will try to seek an inquiry. Which is the higher truth? Norms are the higher truth or fundamental rights are the higher truth? इसी को जुडिशरी तो देख रही है ना। हीगल भी तो आइडिया के बारे में बोल रहे हैं, ये भी तो आइडिया है, प्रो लाइफ प्रो चॉइस, negation of negation, which is the higher truth? Depends. यही है बेस और सुपर स्ट्रक्चर का बेस का लड़ाई। Are you getting it?
नाउ नेक्स्ट न्यूज़ जी। क्या बात है, चॉइस होगा तब ना लाइफ होगा। चलिए आगे बढ़िए। रीड नेक्स्ट। Abolish abortion legal in many African countries, but few women know their rights. एक लाइन यहाँ से मिल गया, राइट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन लीगल है ना नहीं है? अगर तो इस बारे में हम लोग एक लाइन कम से कम हम लोग को पता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में भी जो इतनी बैकवर्ड हम लोग मानते हैं जिस कंट्रीज को होगा हमारे कंपैरिजन में, those African countries they have also legalized abortion, although the women are not aware, but that is not our point. Our point is that इंडिया में क्या सिस्टम है उसको बैक करने के लिए एक और न्यूज़ हमको मिल गया साथ ही साथ इसी वीक का। ये लास्ट 5 दिन का जो न्यूज़ है वही है इसमें। तो इस न्यूज़ को थोड़ा पढ़ेंगे बस आइडिया के लिए। जैसे एक देखिए उसमें फोटो देखिए, फोटो के नीचे क्या लिखा है? द मपूतो प्रोटोकॉल इन इफेक्ट फॉर ऑल अफ्रीकन यूनियन मेंबर्स गिव वुमेन द राइट टू मेडिकल अबॉर्शन इन सर्टेन केसेस। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में अगर ये क्वेश्चन आता है या जीएस में भी आता है कि इन अफ्रीका कंपेयर कैन मेक अ कंपैरिजन, राइट? In African countries, women are allowed to right to abort. अब which year, which week ये सब important नहीं है ना। At least हम लोग को पता चल गया अफ्रीका में। Comparison wise हम लोग उसको देख लिए। Science कब होता है? जब compare होता है ना? So that this getting it, you make sense of these two news articles differently. उसके बाद come to the next news. UCC or not, it doesn't matter. But a law saying no one will have two wives at the same time should not be opposed. Now this is a quote. This is a quote. But इस quote का पीछे there is यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो आदमी आपके मोबाइल पे दिख रहे हैं, फैजान मुस्तफा, getting it? He is a renowned jurist. He was the vice chancellor of some of the premium law colleges of this country, and he whatever he writes, he always makes sense. Getting it? Make sure that you never forget him whenever it comes to writing on justices and all those matters. इनका जो पहला कोट है वो है, पहला लाइन पढ़िए उसमें। Part 3 of our Constitution talks about fundamental rights which are first generation rights. Now please open your syllabus of political science. उसमें खोलिए राइट्स का चैप्टर, राइट्स। पहला राइट्स, उसके बाद मीनिंग एंड थ्योरी ऑफ राइट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। डन। उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर खोलिए, टेक अ लुक फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ राइट्स। मिला? कितना क्वेश्चन आया राइट से? बहुत सारा। ठीक है, 10 11 12 13 14 15, राइट? प्लीज लुक एट Question number 11 to 18. मिला? What do you understand by 3 generation of rights? Fine. और जब भी हम लोग rights पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग 3 generation पढ़ेंगे right? In fact आजकल लोग बोलते हैं 4 generation of rights। तो पहला generation क्या है? Second generation of rights क्या है? Third generation of rights क्या है? पहला generation of right क्या है? Liberal ideas से जो निकला right, right? Which protect us from the state. That is fundamental right. ये लाइन वो बोल रहे हैं rights है, सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब PSIR के लिए है तो बाय डिफॉल्ट हमारे पूरे एग्जाम पर्पस के लिए, इतना समझ जाइए। If a news is important for PSIR, it is important for the entire part of this particular examination. Okay? Now, तो ये कह रहे हैं part 3 of our constitution talks of fundamental rights which are first generation rights. These are negative restrictions on the power of the state. We know this fact. No need to write. फिर कहते हैं ये then there are socio-economic or second generation rights which we have included in the DPSP. These are positive obligations of the state. What is positive obligation? Means modern liberalism, right? The state has to do certain things. Clear? उसके बाद in the Champakam Dorai Rajan judgment about reservation, the Madras High Court was clear that Article 46, which talks about a special provision for SC/ST, has to make way for Article 14 or the right to equality. Directive principles are our goals. The destination, क्योंकि देखिए ना सुप्रीम कोर्ट बोला ना चंपकम दोराई राजन का राइट जो है इंडिविजुअल राइट जो उसका है राइट टू इक्वालिटी 14 15 दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो डीपीएसपी जो था उसको पीछे जाना था।
The first generation of right was given importance over the second generation of rights. ये लाइन से वो शुरू कर रहे हैं. And he is saying something about universal civil uniform civil code. My friend, see, civil code का मतलब होता है और criminal code का मतलब ये होता है. आप अगर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ट्राइबल हैं, if you have committed a murder, right? You have committed a crime. So इंडिया में कोई भी आदमी हो, across class, across caste, across religion, they will be punished with the same punishment. Tata, bata, chata, fata, and be out of any religion. If you have committed murder, 7 years of jail will be fixed. Yani, there is a uniform criminal code in our country. Yes. Now comes the matter, civil code. Civil code क्या होता है? Civil code का मतलब होता है कि the code, the laws which are responsible for marriage, divorce, and property. Getting it? Adoption and all, child adoption and all those things, right? Who will succeed you after you are dying? So this law, marriage law, is separate for Muslims. Marriage law is separate for Hindus, right? Property कैसे acquire होगा? Property का कितना भाग किसको मिलेगा? किसके मरने के बाद होगा? Who will be the rightful heir? All these laws are not uniform in this country, right? Different religion has different laws. डीपीएसपी में क्या बोला गया है? जब डिफरेंट रिलीजन का अलग अलग लॉ है, उससे सम पीपल आर मतलब उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, एंड अदर जो रिलीजन है उनके कंपैरिजन में दूसरा रिलीजन इज डिस्क्रिमिनेटेड. जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं एक लाइन कि मुस्लिम्स आर अलाउड टू कीप 4 वाइफ्स. गेटिंग इट? ट्राइबल्स में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है. You can have as many wives as, because depending on your property, because if you have a larger property, you need people to manage your property. Fine? You need more and more children, because who will manage the property? So tribals में कोई limit नहीं है. Muslims में up to 4 you can have. Hindus में independence के पहले as many as you want, right? Just like tribal. So tribals are white tribals because they have still carried on the traditions which the early Hindu kings had. राजा लोग को होता था ना, बहुत सारी पत्नियां होती थी. तो आजादी के बाद इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, if you have too many wives, right, it is bound that women का condition will be deplorable. ज़्यादा से ज़्यादा chances इसी के हैं. So what happened after independence? After independence, जो majority religion था इंडिया के हिंदू, उनके लिए 4 लॉ लाए गए. It means that you cannot marry more, मतलब you cannot have a second wife before ending the marriage with the first wife. Getting it? एक साथ 2 पत्नियां आप नहीं रख सकते. पहले ऐसा नहीं था आजादी के पहले. They were free, but after that they were not free. So हिंदूस के लिए, पूरे हिंदूस के लिए एक लॉ लाया गया. Getting it? उसके बाद हुआ कि एक हिंदू दूसरे रिलीजन में शादी कर लेगा तो what will happen about that? How the property would be there? So for that a special marriage act came, and Muslims are guided and driven by another marriage act. So what he is saying that uniform civil code I and I ये matter नहीं करता है. Even if a law comes which says that no one will have 2 wives at the same time, this law should be welcomed. This law should not be opposed. So should there be UCC or not? We have to think from the political science perspective. 2 laws only we have studied till now, that is liberalism, fascism and Marxism. So from liberal perspective, what do you think? Should the people personal laws, that is marriage is a personal choice, divorce is a personal choice, liberty 21, article 21, property, right to property, John Locke, getting it? Property कैसे होगा ट्रांसफर, नहीं होगा ट्रांसफर, ये सब चीजें, and adoption चलिए अभी हम लोग नहीं जानते हैं बच्चे. इस केस में what do you think? Is it liberal to have a uniform civil code? Should there be uniform civil code or should there not be a uniform civil code? You have to think from a political science terms. अगर आप बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, it means modern liberalism is at play, and obviously DPSP है तो modern liberalism ही है. Getting it? But what about tribals? If their culture is different, why they should be bound by one culture? Good question. What about this community rights? Are you getting it?
सो एक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटेरियन थ्योरी। और कम्युनिटेरियन थ्योरी लिबर्टी को क्रिटिसाइज करता है, बोलता है कि एक आदमी भी अगर अगेंस्ट में, जैसे कोई गलत बात भी, जैसे जॉन लॉक, जीएस मिल क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि इफ अ सिंगल पर्सन इज सेइंग समथिंग अपोजिट and 99 people are also saying yes, but one person is saying no, so it means that one person has to accept whatever the 99% people are saying. J.S. Mill says that in order to do that, in doing so, the rest 99% of the population, they are denying themselves an opportunity to know the opposite part. तो एक आदमी का बात नहीं सुनती, that one person can be right also. So who is more important here? Individual liberty is more important or equality is more important? सोचना है इसका ऊपर ना। तो लिबरलिज्म के आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है दोस्त। हमने प्रोस्टिट्यूशन का एग्जांपल देखा, नीदरलैंड का, कितना कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, पर्सुएशन, ये सब चीजें हैं। तो एक तरह से वो इशारा कर रहे हैं कि स्टेट शुड ट्राई टू मोटिवेट समवन यूजिंग फोर्स, भले यूसीसी ना आए। जब अगर मेन प्रॉब्लम 2 शादी से 4 शादी से है, तो why not bring that one law only? Why not only reform the Muslims law? He makes a case for that. Are you getting it? Things तो कुछ important part जो इनके inverted comma मिलेगा, उसमें से देखिए, देखना है हमको कि कुछ keywords है कि नहीं निकल के आ रहे हैं। Keywords अगर है, then this becomes important for us. Okay? So just let us quickly see the keywords. हिंदू से ज़्यादा इंडिविजुअल लिबर्टी को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके 4 वाइट्स करके देते हैं, लेकिन इसमें वाइट्स का राइट्स में इम्पैक्ट करता है। आपको कैसे पता है? हम लोग लॉ पढ़ना है। Okay, not much here, okay? Fine, not much. Leave it. Next, come to the next world news from Germany. Germany gives controversial green light to cannabis. What is cannabis? Everybody knows, na? This everybody knows. If the question comes like about UCC and like this generalization of implementation, then what should be our approach? Because certain laws even in tribal communities are very like at the detrimental of women. So how should we approach that? See, there is always an age-long dispute between DPSP and FR. It is always going to make problem. Supreme Court always applies the rule of proportionality, जो देखती है कि कितना % डैमेज हो रहा है। If the damage is suppose 30 rupees, किसी का इंडिविजुअल का 30 रुपीस का डैमेज हो जा रहा है, लेकिन अगर किसी लॉ को लाकर अगर हमको 70 रुपीस का फायदा हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट लुक्स फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ना। तो ट्राइबल लॉज में अगर कोई लॉज जो डेट्रीमेंटल है और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है, तो कितने उस तरह के कितने लॉज डिलीट हो जाएंगे और उस डिलीट होने से कितने लोगों को लॉस हो रहा है, ठीक। उसके बाद उसके आने की वजह से हाउ मेनी पीपल आर बीइंग बेनिफिटेड, उसको प्रोपोर्शनलिटी एंड जजमेंट हम लोग बोलते हैं कि कब जाके डीपीएसपी बिकम्स इंपॉर्टेंट ओवर फंडामेंटल राइट्स। दिस इज द मेन पार्ट। अब यूसीसी में थोड़ा सा हम लोग को इसमें वंस वी कम टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पार्ट, राइट, तब थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा, आइडिया मिलेगा। अभी थोड़ा गवर्नमेंट तब तक बन भी जाएगी, राइट, इन द जून लास्ट, सो विल सी व्हाट हैपेंस। बट I feel that there should be a uniform civil code in the country, and tribals should be kept out of that. This we can do at best, right? अभी क्या पता नहीं है ना, हर स्टेट अलग अलग लेके आ रहा है ना। Tribals are exempted in general because obviously 6th schedule is there. So 6th schedule by default no laws applies. By default 5th schedule अगर चाहते हैं तो लोग नहीं ला सकते हैं। अब इसीलिए अरुणाचल प्रदेश is also trying looking for a spot in either the 5th or the 6th schedule.
तो ट्राइबल्स को अगर आउट रखते हैं आप तो आई गेस देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर इट, और एल्स हम ये बोल सकते हैं कि जो जैसे दो ही मेन कास्ट हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स है ना, सो वन केस इज आल्सो दिस दैट क्रिश्चियंस में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, राइट। द इंडियन क्रिश्चियंस का अगर आप कल्चरल देखेंगे एसिमिलेशन नॉर्मल, इट इज जस्ट लाइक हिंदूज, राइट। वी फॉलो ऑल द सेम प्रैक्टिसेस except eating practices is different, right? But culturally the Christians are same to Hindus, right? There is not much difference now. So इंडिया के केस में हम ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम्स के लिए जो अलग अलग लॉज हैं, मुस्लिम्स लॉज को ही क्यों नहीं और इक्वेट कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। जैसे हिंदूज के लॉज को हमने कोडिफाई कर दिया, कोड बना दिया, 4 महीने पहले हिंदू लोगों में बहुत शादी होती थी, तो मुस्लिम्स लॉज को भी रिफॉर्म किया जा सकता है। This could be a solution to that, because जब ट्राइबल्स को यहाँ रख रहे हैं, Christianity they don't pose that much a challenge, right? जैन लोग भी same to same rule follow करता है, सिख भी same to same rule हिंदू जैसे ही लगभग more or less they follow. So there is no harm in having a uniform civil code, but at the same time individual laws को भी more equal किया जा सकता है, so as to reduce the litigations. This we can at least say. Major 6 religions are there in this country. So क्यों नहीं सबका एक यूनिफॉर्म लॉ हम लोग ला सकते हैं, बस यही पॉइंट रहेगा। धीरे धीरे विल कम टू दैट पार्ट, वी विल ओपन मेनी थिंग्स। कम टू द जर्मनी ने कंट्रोवर्शियल कैनबिस अलाउ कर दिया है, राइट। मतलब दे हैव अलाउड द ड्रग्स का यूजेस, marijuana का यूज करना, और कितना मस्त स्टेप है देखिए। एज अ फर्स्ट स्टेप एडल्ट्स आर नाउ अलाउड टू कैरी 25 grams of cannabis and they can even cultivate 3 marijuana plants in the home. Germany, right? Liberal decision or not? Purely liberal decision. This is an example of classical liberalism, right? But society को तो नजरअंदाज किया गया। देखा जाए तो पुलिस वाला से पूछा गया, पुलिस बोला कि कैसे आप पकड़ेंगे 25 ग्राम, ये तो मतलब बेसिकली खुला छूट हो गया ना। How will you check people? How will you check? Little bit भी होना बहुत मुश्किल है। So should you have it or not in your state? This is a question. Should India go for this or not? जो लोग ज्यादा तेज माथा हिला रहे हैं उन्हीं का पॉकेट अभी चेक होगा, राइट। एक चीज पता चला हमको ना, अब अप्लाई करना है लेंस में लिबर्टीज का, लिबरलिज्म का जिसमें लेंस हम लोग को अप्लाई करना है, इसको अभी थोड़ा देर इसमें एडिटोरियल आने दीजिए। जैसे हम मंथली मैगजीन जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिस्ट, उसमें इसके बारे में छपेगा। हाँ, जब छपेगा तो नेक्स्ट वीक हम लोग इसके ऊपर जो पॉलिटिकल साइंस वाला जो डिबेट है, इट विल आल्सो अपीयर इन सम जर्नल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सो दैट लेट मी रीड इट एंड देन आई विल कम विद मोर नुआंस्ड आर्गुमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। ओके, नाउ बस इसको जानिए कि हाँ ये सब अलाउ हो चुका है, ठीक। उसके बाद एक लाइन इसमें फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। कैनबिस aficionados, aficionados means जानना पड़ेगा दोस्त। aficionado means नाम से हमको लग रहा है कि जो लोग पसंद करते हैं cannabis, who have an affection towards that, who likes a particular Sports subject or activity. तो we are football aficionados। मत सीखिए क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस ज्यादा है। हाँ, तो इस तरह का भी कुछ अपना पैर से कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए, राइट। anyway, as the country became the largest European nation to legalize recreational use, despite fierce objections from opposite politicians and medical associations. फिर पढ़िए, under the first step in the much debated new law, adults over 18 are now allowed to carry इतना ग्राम of dried cannabis. The changes leave Germany with some of the most liberal cannabis laws in Europe, alongside Malta and Luxembourg. Malta आपको पता भी नहीं मैप पे कहाँ है, ठीक है? ये क्या है ये? Obviously यूरोप में होगा, इधर सारा कंट्री क्या होगा, खोजना पड़ेगा ना। माल्टा, लक्समबर्ग, which legalized recreational use in 21 and 23 respectively. फिर पढ़िए, नीदरलैंड्स आ गया। The Netherlands, which is known for its permissive attitude to the drug. Permissive means such कीजिए, permissive means. What does the word permissive means? जानना है, यही सब तो ग्रोथ होगा ना इंटेलेक्ट का। The Netherlands known for its permissive attitude. Why the permissive attitude? Permission पर खोजने का भी जरूरत नहीं था, कॉमन सेंस था। परमिशन आया है परमिसिव, और नीदरलैंड क्यों परमिसिव है, इतना क्यों रहता है, हम लोग पढ़े नीदरलैंड का अप्रोच। नीदरलैंड रिस्पेक्ट्स एंड सेलिब्रेट्स द डिफरेंसेस,
प्रोस्टिट्यूशन में क्या किया, देखिए वही न्यूज में आया क्या, द नीदरलैंड व्हिच इज जनरली नोन फॉर इट्स परमिसिव एटीट्यूड हैज इन रिसेंट इयर्स टेकन अ स्ट्रिक्ट अप्रोच टू काउंटर कैनबिस टूरिज्म। ऑब्वियसली जब वहां पे अलाउड है, जैसे अब देखिए बिहार है, तो बिहार में दारू बंद है, तो बिहार का सारा लोग शाम होते ही जो नेपाल बॉर्डर पे रहता है, दे गो इनटू नेपाल, द ऑफिसर्स दे गो इनटू नेपाल to enjoy recreate their enjoyment and after that they come back. Very easy to go. हम लोग भी घूमने फिरने जाता है, आसान है, उस काम के लिए नहीं जाता वैसे, in general we go, right? People go to UP for the same matter, people go to झारखंड, और जो भी ट्रेन बिहार में एंटर कर रहा है आसाम से, जितना भी ट्रेन जाता है दिल्ली आसाम को होते हुए, सब ट्रेन में चेकिंग होता है और लोग पकड़ाता भी है उसको बहुत बार, क्योंकि आप बगल में जाएगा ना टूरिज्म करने। So what is cannabis tourism? Same as that Biharis do in Nepal, right? दारू tourism, alcohol tourism. So alcohol tourism को दूर कर, sorry, cannabis tourism को दूर करने के लिए नीदरलैंड has become stricter. But in general क्यों tourism वहाँ हो रहा है नीदरलैंड में? क्योंकि वहीं एक कंट्री था जो अलाउ रखता था, जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीदरलैंड एक एग्जांपल है जबरदस्त डेमोक्रेसी का। Always remember this. We can use Netherlands even when we don't know anything. राइट, गैम्बलिंग नीदरलैंड में अलाउ होगा ना नहीं होगा, हमको लगता है ऐसे सर्च करके देखते हैं, लेट अस सर्च गैम्बलिंग इन नीदरलैंड। हम ऐसे आउट ऑफ रैंडम मेरे मन में ख्याल आया, जब नीदरलैंड इतना लिबरल है तो गैम्बलिंग इन नीदरलैंड, बस सर्च। कुछ पता चला? लाइसेंस चाहिए ना, तो मतलब हो गया लीगल। अरे लाइसेंस का मतलब क्या होगा, बेच सकते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेके कर सकते हैं। लाइसेंस है, लाइसेंस क्या होता है, लीगल है, इसका मतलब हो गया। इतना जबरदस्त कंट्री है राइट। यू वांट टू एंजॉय लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्न मनी, राइट। आफ्टर अर्निंग मनी देन गो टू नीदरलैंड एंड लिव देयर। लिटरली यू कैन डू एनीथिंग, राइट, लिटरली you can do anything. If gambling is allowed, if cannabis is allowed, I mean that country is the most progressive country that is ever. Now, will this same-sex relationship will be allowed in Netherlands? देखिए, सर्च कीजिए, Netherlands. Same-sex marriage, obviously होगा ही. Laws regarding Dutch law requires that either partner have Dutch nationality or have residence in the Netherlands. वाह, क्यों? क्योंकि टूरिज्म को रोकने के लिए गए। इसका भी तो टूरिज्म होगा, राइट? तो अलाउ है यहाँ पे भी। क्या लिख रहा है? फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट कंट्री 2001 में हो गया। सोचिए उस समय आदमी हाफ पैंट में घूमता हुआ है, नहीं होगा हम लोग उस समय, ये सब आइडिया ही नहीं था। हम लोग का अभी का एज का बुरा बुरी लोग को बता दीजिए, गाँव में गुस्सा जाएगा, क्या था तो बात कर रहा है, गलत हो गया दिमाग। कम किताब पढ़ो, जबरदस्त कंट्री नीदरलैंड। नाउ सी 2-3 things will make us sure that Netherlands में everything will like there. Netherlands, Sweden, right? These are very liberal countries. ये दिमाग में डालिए, नया जानकारी मिला, getting it? Next news. Why a former president of South Africa has been banned from poll means election. ठीक, अब देखिए, the election commission of South Africa last week stopped former president Jacob Zuma from contesting in the country's upcoming polls in May. यानी Jacob Zuma is a leader related to Africa. कुछ लोग हम लोग बहुत पहले इनके बारे में पढ़े थे, नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं भी याद होगा, कोई बात नहीं है, नया जानना है कि क्या चल रहा है अफ्रीका में। अब जब अफ्रीका के बारे में आप जाने, तो अफ्रीका खोजना है कहाँ है? This is African continent, not the country. You have to find out the country Africa. So अफ्रीका का कंट्री सबसे नीचे साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बीच में एक और कंट्री है। गुड क्वेश्चन। जैसे क्या तरीका है पढ़ने का, हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको? हम साउथ अफ्रीका पढ़ा, हम जानता है कहाँ पे है ना, फिर भी हम उसको एक बार खोलेगा ताकि हमको उसका सीरीज मिल जाए ज्योग्राफी में, राइट? उसका हमको सीरीज मिल जाए, लेफ्ट से सॉरी ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट। दिस आई ऑलवेज डू, अभी भी आई डू दिस। I sit always with the atlas. Whenever I read newspaper, immediately I see any country, just casually I see it. So make sure that you also do these kind of things. Getting it? You have to know what things exist where.
फॉर ज्योग्राफी, प्रीलिम्स में ज्योग्राफी में भी काम आए। अरे ठीक है ना। अब इलेक्शन कमीशन रोका है, अभी लाइन हम लोग सुनते हैं तो लाइन पढ़ के मजा आ रहा है या खराब लग रहा है? कैसे खराब लग रहा है? क्यों रोका है? रोक सकता है, इसको सोचना है। राइट, इलेक्शन कमीशन रोक दिया पुराने प्रेसिडेंट को, जो जैकब जुमा ने इतना टाइम तक रूल किया है साउथ अफ्रीका को, उसको रोका है। यानी इलेक्शन इंस्टीट्यूशंस आर मे बी पावरफुल इन अफ्रीका। इलेक्शन कमीशन सोच के देखिए। यस, अच्छा। इलेक्शन कमीशन ऑफ साउथ अफ्रीका लास्ट वीक स्टॉप फॉर्मर प्रेसिडेंट टू फ्रॉम कंटेस्टिंग in the country upcoming poll, while the commission did not provide a specific reason. Now if you don't give a specific reason, it means again the same election commission there, right? Election commission is same everywhere, they are stopping without reason. Now next, due to Juma's 2021 conviction मतलब सजा हो जाना, and imprisonment in a contempt of court case, यानी वहां पे भी जुडिशरी पावरफुल है, जुडिशरी के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्या पता चल रहा है इससे? साउथ अफ्रीका इंडिया सेम बट डिफरेंट, राइट? कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंस इज देयर। लेट अस सी फर्दर। साउथ अफ्रीका's constitution does not allow an individual convicted for more than a year to hold public office. See, इंडिया के केस में if you are convicted, if you are sent to jail for more than 2 years, तो आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। गेटिंग इट? तो अफ्रीका में भी सेम प्रोविजन इज है, और वहां बोला गया है 2 साल की जगह आपको 1 साल का भी सजा हो जाए तो आप यू कैन नॉट स्टैंड इन इलेक्शन। तो विच इज मोर गुड? अफ्रीका, वो 1 साल में आपको काम खत्म कर देता है। तो कैन केजरीवाल कंटिन्यू एज बीइंग एन एमएलए? व्हाई? अभी उनका ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ है, इज अंडर ट्रायल। जेल में 2 तरह का आदमी रहता है, अंडर ट्रायल, कन्विक्ट। केजरीवाल इज नॉट अ कन्विक्ट। द मोमेंट ही इज कन्विक्टेड फॉर मोर देन 2 years, राइट, केजरीवाल विल बी सिंपली disqualified as MLA. If you are disqualified as MLA, if you are disqualified as MP, can you be a minister? Within 6 months. 10 साल का नहीं है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो? 6 साल। क्यों 6 साल? ताकि एक इलेक्शन नहीं लड़े और अगला इलेक्शन में ना लड़ पाए। तो टोटल 10 साल का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। बैन 6 साल के लिए होता है। राइट? नाउ फोकस हियर। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन? मेन क्वेश्चन इज मिति, वो क्या था मेन क्वेश्चन? भूल गया। Yes, I asked you one question. If you are not an MLA, if you are not an MP, can you become a minister in India? Yes, for 6 months. For 6 months. अच्छा. If you are not an MP, you are not an MLA, can you become the Prime Minister of this country? Yes, for 6 months. फंस गए? इसलिए फंस गए क्योंकि याद किए हैं आप लोग। Who is a prime minister? Minister of minister. Now, in order to be a minister, you don't need to be an MP, MLA. You can be there for 6 months. So it does not matter you are prime minister, home minister, defense minister. You can be a minister even without an MLA or MP for 6 months only. Now, if you are disqualified as an MLA, can you be a speaker of that assembly? Suppose the speaker is disqualified, right? As an MLA. Why disqualified? Because he is sent to jail. When a speaker is disqualified because he is sent to jail, can he remain as a speaker? Polity prelims. Tell me. Yes. Now tell me one thing. You are not an MLA, you are not an MP. Can you become a speaker? You are not an MLA, you are not an MP. Can you become minister? Yes, obviously अभी तो पूछा था. You are not an MP, you are not an MLA. Can you become a speaker? No.
IQ होना मस्ट है स्पीकर बनने के लिए। गेटिंग इट? बहुत सुंदर। यही सब क्वेश्चन पूछेगा पहले में दूसरा तरीके से, बड़े हम लोग एक तरीके से हैं ना, लेकिन तीसरे तरीके से पूछे तो थोड़ा टाइम के लिए दिल धक से करके रुक गया, पढ़ा तो है लेकिन क्या पता है सही निकलेगा ना गलत। दिस थिंग विल हैपन इन द एग्जाम। इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्ट इज पावर ऑलवेज, राइट? नेवर एवर अंडरमाइन इट। नाउ उसके बाद व्हाई डज द बैंड मैटर? रीड इट। अब रीड सम हिस्ट्री। हिस्ट्री पता चल गया हमको अफ्रीका के बारे में। 2 मिनट का न्यूज़ में क्या है? द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC came to power in 1994. ओके, जैसे कॉपी में हम लोग बना लेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस became government in 1994. ठीक, कॉपी में ऐसा न्यूज़ पढ़ रहा है जैसे कर लिए शॉर्टकट करंट अफेयर का एक कॉपी। ठीक, उसके बाद खुद से although the popularity since then it has had strong hold over South African politics. Although the popularity of ANC has waned माने कमजोर हो जाना, ठीक, waned in recent years, the party has managed to maintain more than 50% vote share. Okay, Juma, formerly with the ANC, and his new Yukonto CJ party, however, are poised to change that. ओके, पढ़ते पढ़ते जाइए नीचे आइए। Who is Jacob Zuma? Very important. Jacob Zuma is 81 now. Okay, he served as a modern South Africa's 4th president from 2009 to 2018. I mean, come on, we are talking about a person who has served South Africa for complete 10 years. Yes or no? Now, important area. Very good. उसके बाद as an ANC member. He fought to end apartheid. Now, what is apartheid? सर्च कीजिए, वो तो नहीं जानता होगा, सर्च कीजिए, जानना है ना, ये तो ज्ञान है। Black white, getting it? Race, apartheid movement, कोई फाइट की, कैसे? As an ANC. Now imagine, Indian National Congress fought the Britishers, they came into power. Similarly, ANC fought this apartheid, came into power in the modern Africa. Okay, now उसके बाद he fought to end apartheid and was imprisoned with other anti-apartheid leaders including Nelson Mandela. Fine. Now Zuma served as a deputy president of South Africa. ये छोड़ दीजिए, important नहीं है। He also faced rape charges. Okay. After becoming the president, Zuma did win some acclaim for his policies, but his 2-term presidency was marred by allegations of corruption and wrongdoing. Zuma was also accused of allowing the Gupta family, अच्छा, a wealthy Indian origin business family, Gupta लोग हर जगह है दोस्त, with interest, यहाँ पे हम लोग लूट रहा है, वहाँ भी जाके लूट रहा है politics को। Under mounting pressure and a looming no confidence vote, no confidence वहाँ भी, यानी democracy is also there, right? No confidence vote. Zuma resigned in 2017. 4 years later, he was arrested and sentenced to 15 months jail. Following his release from jail, after a few months, Zuma formed MK Party, right? So, my friend, what do we know? We know about Jacob Zuma that he was the president of Africa. Okay, fine. And Africa, maybe the election is strong. Election machinery is strong. At least there is electoral democracy. उसके बाद हमने देखा वहां भी नो कॉन्फिडेंस है, यानी सेम टू सेम है इंडिया के केस में उसका डेमोक्रेसी, एंड इट इज अ हार्ड फाउट डेमोक्रेसी जस्ट लाइक इंडिया। बट इंडिया में अपार्थाइड मूवमेंट नहीं था, वी फॉट विद द ब्रिटिशर्स बट ही फॉट विद द अपार्थाइड सिस्टम, राइट? नेल्सन मंडेला के साथ फाइट की। तो हम लोग को एक नाम पता चल गया, एक लीडर का नाम पता चल गया पॉलिटिकल साइंस में। जैसे कहीं गप देना है ना, किसी कहीं खड़े हैं चौराहे पे चाय पी रहे हैं, गप दे रहे हैं, बोलिए खड़े जहाँ दूसरा कंट्री के बारे में बात कर दीजिए, सारा एक्सपर्ट लोग फेल हो जाता है, राइट? इंडिया के बारे में आपके दोस्त को आपको खूब ज्ञान देगा, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए आप जैकब जुमा, यू लुक एट दैट पर्सन ना, जुमा, राइट? 9 to 18 फॉट अपार्थाइड पढ़ा चढ़ा के सामने वाला गया डिप्रेशन, 2 दिन आपको नहीं दिखेगा। यूज दिस थिंग, आई मीन व्हाई नॉट? आई मीन वंस वी आर नोइंग इट, देयर इज नो हार्म। हमारा सब्जेक्ट है ये, हमारा हक बनता है जानना। पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बोला गया? एरिस्टोटल की वजह से बोला गया। पहले के पॉलिटिकल फिलोसफी होता था, एरिस्टोटल आया और 180 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को कब ग्रीस के समय कंपेयर करके पढ़ दिया, बोला कि दिस इज द बेस्ट सिस्टम एज पर एरिस्टोटल। फ्रॉम देन
it became science. तो प्लेटो और एरिस्टोटल के बिना पूरा पॉलिटिकल साइंस अधूरा है। और बार बार ये बोला जाता है कि whatever theory which developed political science, they are just a footnote to Plato and Aristotle. Means they have always borrowed from Plato and Aristotle only. They have not borrowed from anyone else. Is it clear? Next. उसके बाद छोड़ दीजिए उसको, टाइम नहीं चाहिए। On global indices measuring democracy. जैसे हम लोग लास्ट वीक एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, किसका? आशुतोष वार्ष्णेय का। वो बता रहे थे कि दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और एक लिबरल डेमोक्रेसी। याद है? तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडिया में है, पर लिबरल डेमोक्रेसी इंडिया में कमती है, मुश्किल है। देयर इज अ डिफरेंस। तो वो जिस डेमोक्रेसी इंडेक्स का बात कर रहे थे, सेम डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में डिटेल में द हिंदू ने निकाला है, राइट? होपफुली आप लोग ये न्यूज़ पढ़े होंगे, हल्का सा देखे होंगे ऊपर से। हम लोग को ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। रीजन इज कि कैसे मेजर किया जाता है डेमोक्रेसी। कुछ तो क्वेश्चन पूछते होंगे नहीं लोगों से, तो 4-5 क्वेश्चन तो आपको पता चले हाउ दे मेजर द डेमोक्रेसी, राइट? सो लेट अस रीड फ्यू थिंग्स ओनली। जिस्ट पढ़िए सबसे पहले, रीड द जिस्ट। द बीडेम इंस्टीट्यूट का नाम, the BDM recent democracy index termed India as one of the worst aristocratizers. Sorry, autocratizers. Autocratizers means Google, right? Google it. Autocratizers. Autocratizers. Google it. What does it mean? जोर से बोलिए। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक हाँ, absolute power in a single person. Getting it? Autocracy means power is not lying with everyone. Power is limited, right? To some persons, few persons, right? Next. Term India is one of the worst autocratizers. While all agree that democracy is a political system in which citizens get to participate in free and fair election, electoral democracy, indices means reports like BDM, Economist Intelligence Unit, and this particular index assess other dimensions as well. That is, whether the democracy is participatory or not, are citizen groups and civil society functional or not, are the decisions made deliberately or not, right? Rather than through coercion or minority group interest. Are you getting it? Next. तो ये आपको थोड़ा सा जाके पढ़ना है। उसमें why does India care about a democracy index मिला? पढ़िए उसको, बस वो फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। Why does India care about a democracy index? First one, from the varieties of democracy from the BDM project to Freedom House, there is a consensus that India's democracy is in peril. Peril का मतलब होता है decline पे, getting it? Problem है उसमें, होगा? Ahead of the election season, these indices and negative commentary by think tanks threaten India's ratings and its ranking on the worldwide governance Panatikana Index. India has previously denounced denying किया है all ground rating assessment of Indian conditions. Foreign Minister S. Jaishankar said that makers of these indices are self-appointed custodians who are not motiveless. मतलब जब भी कोई खराब रैंकिंग इंडिया के बारे में आता है तो दे से दैट ये लोग सब मिलके इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? So this is always, every government will do the same thing. It is not new, but point is, you go home and read it. What kind of questions do they ask? Do they ask really valid question, or it is just an attempt by the American world, right, by the foreign world, by the European powers to just to degenerate or to disrespect the South Asian traditions? Clear? Read these kind of news. Same हम लोग को लगेगा. Next, come to the second last topic of the day. We will see one country, right? We will see about Myanmar today. About one country का थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे. बहुत political turmoil यहाँ पे चल रहा है Myanmar. But before Myanmar, let us write some takeaways. Okay, takeaways of week 2.
takeaways of week 2. Takeaways of week 2. सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हम देख रहे हैं कौन सा पेपर के लिए 1A 1B के लिए. ओके, वी आर लुकिंग फॉर 1B इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. जो न्यूज़ हमको जनवरी फरवरी मार्च में मिला, हाँ, क्योंकि पेपर में न्यूज़ कम थे, सो आई हैव कंपाइल्ड और मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कुछ रैंडम सर्च करके पढ़े, राइट, जनवरी 2024 से लेकर अब तक. तो सबसे पहला न्यूज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो था पावर ऑफ स्पीकर टू रिकॉग्नाइज द रियल स्लैश ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. वन बी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये वाला न्यूज इस पार्ट का है ना. 1B IGP. ओके, 1B IGP का पेपर 1 सेक्शन बी. क्लियर? अच्छा, अब देखिए, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हो गया, ठीक, जैसे बीजेपी में स्प्लिट हो गया अरुणाचल प्रदेश में, सपोज फॉर एग्जांपल, नहीं छोड़िए जिसकी, मान लीजिए पार्टी है कोई महाराष्ट्र में, उस पार्टी में देयर इज अ स्प्लिट. अब उस स्प्लिट होने की वजह से कौन सी ओरिजिनल पार्टी है, जैसे मान लीजिए दो आदमी फाउंड किया पार्टी को. अब दो आदमी पार्टी फाउंड किया, लेकिन उसमें से एक आदमी पार्टी तोड़ दिया और अपने साथ लगभग ज्यादा एमएलएस को ले लिया, दूसरा कोई अपने साथ एमएलएस को ले लिया, जबकि फाउंडिंग फादर दूसरा है और उसके पास कम है एमएलएस का नंबर. तो हु इज द एक्चुअल पार्टी, व्हिच पार्टी इज द ओरिजिनल पार्टी एंड व्हिच पार्टी विल बी अलाउड टू कीप द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी. मेन तो सिंबल पर लड़ाई है, राइट. अब जैसे बीजेपी में मान लीजिए कि स्टेट पार्टी में आप एग्जांपल लेके चलिए कि जो बीजेपी को फाउंड किया अरुणाचल प्रदेश में, राइट, और उसके साथ जो और फाउंड किया, उन लोग पार्टी को अगर तोड़ देते, सो अ पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट ओनली कंटेन द एमएलएस ना, पॉलिटिकल पार्टी आल्सो कंटेन्स द कैडर, पीपल हु आर सीकिंग वोट, जैसे और बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बीजेपी जिला प्रमुख, राइट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना उसमें. तो पार्टी में जब स्प्लिट होता है तो व्हिच पार्टी इज द ओरिजिनल पार्टी एंड व्हिच पार्टी इज द ओरिजिनल होल्डर ऑफ द सिंबल ऑफ दैट पार्टी, हु डिसाइड्स दिस? Who is the final decision authority? Is the governor, is the president, or it is the speaker, or it is the election commission? Who decides this? नहीं पता है. तो जब नहीं पता है तो सबसे पहला काम है क्या करना? पॉलिटी के नोट्स में देखना, ठीक ना. राइट फ्यू थिंग्स, क्योंकि अभी आई गेस वी हैव टू लीव द क्लास बिकॉज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट है आज, तो लेट अस राइट क्विकली. ठीक है इसमें, it is the power of the speaker to decide, it is the power of the speaker to decide which faction, it is the power of the speaker to decide which faction, FACTION, is the real party, which faction is the real party after a split, which party is the real party after split. Supreme Court said that the speaker ka power, the power of the speaker, Supreme Court said that the power of the speaker to decide the power of the speaker to decide is not without the influence of EC and election commission, influence of EC, and you also and
he also cannot decide through blind application full stop. Supreme Court gave a 3-factor consideration. Supreme Court gave a 3-factor consideration to be followed. क्या बोलते हैं इस 3-factor consideration को? We call it LCM. LCM. What is LCM? Leadership structure. C से constitution of party का constitution, हाँ, constitution of party. M से majority MLAs in the party, मतलब किस तरफ ज्यादा MLAs का ग्रुप है, राइट? majority in the party. M is majority in the party. तो ये 3 चीज से डिसाइड करेगा कौन? स्पीकर. और स्पीकर को इलेक्शन कमीशन से इन्फ्लुएंस नहीं होना है. Getting it? He don't have to be influenced by the decision of election commission. He will decide on 3 basis. First, उस पार्टी में जो आदमी अलग-अलग हुआ है, उसमें लीडर कौन था? जैसे प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अलग हो गया, जनरल सेक्रेटरी अलग हो गया, मान लीजिए, ठीक? तो one faction is led by the general secretary of the party, other section is led by the president of that party. So leadership structure of president comes first. Correct? So first priority the president will get, right? That is also one. Second is constitution of the party भी देखना है कि उस पार्टी में क्या कभी फ्यूचर के बारे में उसमें लिखा था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कल को हम लोग अलग-अलग हो जाएंगे, है ना, या पार्टी में मतभेद होगा, so which way this will go. So party constitution is also required. And third is majority. किस तरफ मेजॉरिटी एमएलए हैं, किस ग्रुप में? प्रेसिडेंट को ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया है एलसीएम होगा. तो हम लोग जब भी जीएस2 में लिख रहे हैं ये टॉपिक आने का पूरा चांस है. गेटिंग इट? तो रिमेंबर दिस, वी कैन यूज दिस एज एन एलसीएम, राइट? 3 एलसीएम याद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, इसको पेपर में लोग छाप दिया था उसको, राइट? हम वहां से आपको छाप दिया, राइट? द नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है? India-Myanmar border to be fenced. India-Myanmar border to be fenced. India-Myanmar border to be fenced. India-Myanmar border fence. कौन से पेपर में जरूरी है ये? 2B, पेपर 2 सेक्शन B, मतलब पॉल साइंस के. और जीएस पेपर 3 में तो है ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ इंडिया म्यांमार फेंसिंग होना है बिकॉज ऑफ विच, ऐसे लिख दीजिए, बिकॉज ऑफ विच फ्री मूवमेंट रिजीम, बिकॉज ऑफ विच फ्री मूवमेंट रिजीम FMR, because of which free movement regime will be, because of which free movement regime would be stopped, free movement regime would be stopped, right? Would be stopped. Now see my friend, if you have gone to Meghalaya, गए हैं कि गरीबी रह गए हैं शुरू से? मेघालय में अगर गए हैं आप लोग, हाँ, दाउकी अगर गए हैं, दाउकी क्लीनेस्ट रिवर जो हम लोग बोलते हैं, तो दाउकी से जब आप वापस जाइएगा शिलोंग का तरफ, दूसरा रास्ता पकड़िए. दूसरा रास्ता मींस वाया द क्लीनेस्ट विलेज सो कॉल्ड मोलिनो, उस तरफ होकर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके साथ साथ ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर तक इंडिया बांग्लादेश का वो फेंस बॉर्डर चलता है साथ, ग्रीन कलर का एक फेंसिंग होगा. ओके, आई विल आल्सो शेयर अ पिक्चर. तो वो फेंस अभी हुआ है, बिल्कुल नया है, ताजा, और उसका उस तरफ देयर इज किड्स फ्रॉम बांग्लादेश, दे ऑलवेज कम टू से हाय. यहाँ से जब भी आदमी लोग रुकता है तो यहाँ आप देखा कि फॉरेनर, मतलब जो आदमी इंडिया में जाता है वो लोग 50-50 रुपया देता है इधर से जाली का, उधर से फोटो खिंचाने की, तो लोग बात करता है. वो लोग क्या करेगा 50 रुपए का? सोच के देखिए ना. Would that 50 rupees, would they buy, can they buy anything out of that? They cannot. गाँव का आदमी थोड़ी एक्सचेंज कराने जा रहा है. पहले तो पिटाई हुआ कि तुम्हारे पास कहाँ से आया है,
राइट? तो अब म्यांमार बॉर्डर पे भी ये फेंसिंग शुरू कर दिया गया है। क्यों म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग शुरू किया गया दोस्त? एक सबसे बड़ा रीजन ये है, इंडिया का तो अपना सिक्योरिटी रीजन, दूसरा कि म्यांमार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज देयर, इलेक्शन, इट वन द इलेक्शन आफ्टर वे लॉन्ग। आंग सान सू की जो थी, उन्होंने एक पूरी लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से डेमोक्रेसी आया, इलेक्शन आया, और उस इलेक्शन के बाद, डेमोक्रेसी के बाद, आफ्टर सम टाइम जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो वहां की आर्मी ने बोला कि नहीं, दिस इलेक्शन रिजल्ट इज रॉन्ग, we are not going to accept this particular election result. So the army in 2021 took the entire administration of Myanmar in control. So Myanmar is not a democratic regime now, till now. वहाँ पे military rule, तो जिसका वजह से अगेन इंडिया और म्यांमार के रिश्ते उतने अच्छे नहीं है, बट इंडिया इज ट्राइंग टू हार्ड। इंडिया को दोनों चीज मैनेज करना पड़ रहा है, एक म्यांमार के साथ अपना फॉरेन रिलेशन, दूसरा डेमोक्रेसी नहीं है म्यांमार में, so India is facing a challenge. India is also facing the same challenge in Afghanistan, where it is not sure whether to deal with Talibanis or not. Getting it? शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे लिए वो टेररिस्ट रहे हैं, but now they represent Afghanistan. So what to do, what not to do, that is one particular aspect. उसके लिखिए एक लाइन और उसमें, right? Myanmar is known as, इसीलिए Myanmar is known as, please come sit. Come sit, I leave the class in 10-15 minutes, okay? Myanmar is known as sick man of Southeast Asia. Myanmar is known as sick man of Southeast Asia. See, यूरोप का sick man किसको बोलते हैं हम लोग? टर्की को बोलते हैं. Turkey is a sick man. Sick man means in Europe you are, but you are poor. And all your systems are contrary to what your continent is. So यूरोप में टर्की लाई करता है, और टर्की वहाँ का सबसे पुअर कंट्री है यूरोप का, इसीलिए उसको सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते हैं, जैसे हम लोग नहीं पसंद कर रहे हैं उसको अपने साथ रहना। उसी तरीके से म्यांमार पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी पीस लविंग कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्ब कंट्री है म्यांमार, इसीलिए इसको म्यांमार का सिक मैन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कॉल इट। गेटिंग इट नाउ? उसके बाद उसमें लिखिए since last 3 years an illegal military coup has denied Myanmar of limited governments, and the 2021 military coup saw the leader of National League of Democracy, NLD, saw the leader of National League of Democracy, NLD, Miss Aung San Suu Kyi, स्पेलिंग खुद से लिख लीजिएगा, Aung San Suu Kyi imprisoned, Aung San Suu Kyi imprisoned. ठीक है? उसके लिखिए म्यांमार इज फाइटिंग ट्रायंगुलर डेमन मींस यू ऑल नो इविल। म्यांमार इज फाइटिंग ट्रायंगुलर डेमन, 3 तरह का डेमन है जो आपस में लड़ाई कर रहा है म्यांमार, राइट? द फर्स्ट इज द जुंटा और जुंटा, राइट? मिलिट्री जुंटा, JUNTA, मिलिट्री जुंटा, इसको मिलिट्री कौन बोलते हैं? जुंटा, राइट? हर जगह कोई कॉल इट इंटरनल डीमंस, डेमन या डीमन जो भी आप लोग प्रोनाउंस करते हो, डेमन, राइट? बिहार में हम लोग बोलते हैं डेमन, सो इट वर्क्स।
First is the military, which is also known as the junta. Third is ethnic groups. Second is ethnic groups. Ethnic groups such as the Arakan Army and Chin National Army. The Arakan Army, and Chin National Army. Chin Chin National Army. Achha, now do you know which religion is the most dominant religion in Myanmar? Muslim or Buddhist? Like any around approximate percentage of Buddhist? जैसे इंडिया में 82% 84% हिंदूज हैं, राइट? माने इंडिया के पॉपुलेशन का 82% इज हिंदूज. ओके, सो व्हाट परसेंटेज ऑफ म्यांमार पॉपुलेशन इज बुद्धिस्ट? एनी रफ आइडिया डू यू हैव? मिति 88, almost 88-90%, right? And the next big religion is Christianity, 6%. 4% है Muslims. Approx याद रखिए, right? Buddhist है. और बुद्धिस्ट होने के बाद it is known as the Sikh man. Think of it. You think of it, my friend. इतना peaceful loving religion है ना, जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं. What is the reason? What could be the reason? Maybe the other 12%. और उस other 12% में we know that Christians are the most peace loving communities. Rest I leave it to you. Now, third is political parties. Third is political parties, especially NLD, National League for Democracy. आंग सान सुकी का पार्टी था ना, National League for Democracy. उसके बाद एक और लिख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी. हाँ, पॉलिटिकल पार्टी लिख सकते हैं. पॉलिटिकल क्लास कर दीजिए आप, मेक इट पॉलिटिकल क्लास. और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका नाम है NUG, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट. NUG जो प्रेजेंट जो मिलिट्री वाला जो आया है ना, वो लोग बोलता है अपने गवर्नमेंट को NUG, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट. दे हैव टेकन द प्लेस ऑफ दैट NUG. ओके, लास्ट लिख लीजिए. This end of free movement regime, conclusion. This end of free movement regime will not help. This end of free movement regime would not help. आप लोग बैठ सकते हैं अंदर, अभी 10 मिनट में हम क्लास फ्री कर देंगे. ठीक है, 5 मिनट शुरू कर देंगे. ठीक है. Okay, fine, relax. Now, tell me, what did you write? This kind of will not help the tribal, will not help the tribal ties, will not help the tribal ties, TIES, will not help the tribal ties, and it might go against Indian interest. It might go against Indian interest. It might go against Indian interest. अरे इंडिया इंटरेस्ट. अब देखिए यहाँ तक खुल के नहीं बोल सकते हैं. इंडिया इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जब ऑलरेडी वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन नागालैंड, राइट? So if this free movement regime is stopped, so again it will create not a good impression among the factions of the greater Nagaland, right? That's what they are demanding. अभी जैसे देखिए न्यूज़ ना पढ़िए, what did the easternmost some constituencies of Nagaland, they have said that they will not participate in democracy. They will not participate. They will not vote. वो लोग लिखे इलेक्शन कमीशन को
कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये 10 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी नागालैंड में जिसमें लोग वोट नहीं करेंगे, बोला है बॉयकॉट करेंगे क्योंकि हमको ग्रेटर नागालैंड चाहिए। तो ये फ्री मूवमेंट बंद हो जाएगा, so again it will again create a new set of problems. Now we have to apply the lens of political science here. इंडिया म्यांमार के रिलेशनशिप में इंडिया का रोल क्या होना चाहिए in the problems which Myanmar is facing? What should be the role of India from Indian perspective, from this perspective of political science? Okay. Now, write few things. India Myanmar relations. India Myanmar relations. पेपर में एक लाइन छपी थी, सुन लीजिए कि Myanmar's crisis requires a nuanced understanding Myanmar crisis requires a nuanced understanding and strategic engagement from India. Nuanced understanding and strategic engagement from India. Strategic engagement from India. Full stop. Balancing between supporting democratic movements and maintaining essential diplomatic ties with the military regime. India must navigate this complex geopolitical landscape carefully. Full stop. Next paragraph. From the lens of liberalism, purely PSIR के लिए, हाँ. From the lens of liberalism, India should prioritize support for democratic movements. And engage with international organizations such as United Nations and ASEAN, ASEAN. अब what is ASEAN ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, हाँ. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, इसको हम बोलते हैं आसियान। ये अब कौन सा व्यू हो गया? ये लिबरल व्यू हो गया। अब इंडिया और म्यांमार के बीच में जब रिलेशनशिप है तो उसको पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी से नहीं देखा जा सकता है, उसको इंटरनेशनल थ्योरी से देखा जा सकता है। ठीक है, एक बार सिलेबस निकालिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट अभी हम आपको लिखाएंगे बिना पढ़े, नहीं ला रहे हैं एक काम कीजिए, सिलेबस जो लोग नहीं ला रहे हैं ना, तो सिलेबस का एक पेज फाड़ के अपने पास हमेशा रखिए पॉकेट में, और उसका 2-3 फोटोकॉपी खुद से करा लीजिए। Syllabus is Upayadoma, my friend, right? Syllabus is TINA.
There is no alternative if you don't have the syllabus with you. Now उसमें खोलिए approaches to international relation. दोस्त syllabus खोलना है, content नहीं पता है क्या है syllabus. उसमें please come to approaches to the study of IR. मिला? Point number 5, 2A, unit 5. Got it? Approaches to study IR. सबसे पहला approaches idealism, realist, Marxist, functional and system. Right? So as per liberal theory, India should focus on democratic institutions in Myanmar, है ना? But as per the realist theory, लिखिए उसमें एक line. However, as per the realist theory बस realist theory लिख लीजिए और उसमें लिख लीजिए 2A U5 वहीं पे 2A U5 2A मींस पेपर 2A का यूनिट 5 से हम लोग ये टर्म लिए हैं ना as per realist theory ब्रैकेट में वहीं पे लिख लीजिए 2A U5 as per realist theory in the context of Myanmar India should prioritize security concerns and stability over ideological considerations. Clear? Which the liberal school suggests. Are you getting it? Fine. Now just go home and read these things. Okay? We are not reading India Myanmar now, but the things which we are doing, these are going to help us in enormous ways later on. Fine? So just keep this perspective in mind at the same time. Always read news and try to apply from what lens can you see in terms of political science or in terms of international relations. Realism क्या होता है? What is real in this world? Money and money के साथ power. हम लोग बोलते हैं ना power is reality. क्या है? जो आदमी डोमिनेंट है वो वीक आदमी को डोमिनेट करेगा. यही तो रियलिटी है ना. तो रियलिज्म क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में? कहता है कि पावर पॉलिटिक्स प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट. इंडिया शुड फोकस ऑन इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट. अगर इंडिया को दोस्त बनाना पड़े वहां की मिलिट्री को ही, तो इंडिया शुड मेक फ्रेंड्स. लिबरल आइडिया कहता है कि नहीं, दोस्त मत बनाओ, कोशिश करो कि वहां की डेमोक्रेसी के ऊपर प्रेशर बनाया जाए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को यूज करके मिलिट्री के ऊपर, सो दैट डेमोक्रेसी कम्स. राइट? तो ये अलग अलग अप्रोचेस हैं और कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं. ठीक? So I guess I hope I made sense. We meet on Monday. Okay? Tomorrow is holiday. Enjoy.